गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स की सामान्य जानकारी ली थी। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट आगे जो है वो ट्राइसेकेराइड्स पढ़ रहे हैं। तो ट्राइसेकेराइड्स जो है ये 3 ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसका उदाहरण है रेबिनोज, रेफिनोज, मेनोट्रायोज इत्यादि। रेफिनोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इकाइयाँ पाई जाती हैं। ये कॉटन सीड्स और चुकंदर में पाया जाता है। टेट्रासेकेराइड जो है ये 4 मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बनता है। इसमें 3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्कार्डोज एंड स्टेकियोज। पेंटासेकेराइड 5 मोनोसेकेराइड उप इकाइयों के जुड़ने से निर्मित होता है। इसमें 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है वर्बेकोज। नेक्स्ट इसमें है आपकी पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स जो है वो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों के जुड़ने से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। यह सीधी श्रृंखला या साखित श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इनको साधारण रूप से ग्लाइकेंस भी कहते हैं। पेंटोजेस इकाइयों के से निर्मित होने पर इनमें पेंटोजेंस कहते हैं इनको, और यदि हेक्सोजेस इकाइयों से ये निर्मित हुए हैं तो इनको हेक्सेजेंस भी कहते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं। ये निम्न प्रकार है। पहला है होमोपॉलीसेकेराइड। यदि एक समान मोनोसेकेराइड इकाइयों द्वारा निर्मित बहुलक हो तो इसे होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार की मोनोसेकेराइड उप इकाइयाँ जुड़ती है तो इसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। फर्स्ट जो है हम होमोपॉलीसेकेराइड जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पहला उदाहरण है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है यह प्राणियों के अंदर, एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला संग्रहित भोज्य पदार्थ है। प्राणियों के अतिरिक्त फंजाई जो है इसमें भी संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इसका संग्रहण जो है वो यकृत और पेशियों में होता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। आपको पता ही है कि प्लांट्स जो है इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। फंजाई में संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन होता है। एनिमल्स जो है इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है ये भी ग्लाइकोजन होता है। चूँकि एनिमल्स में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है, अतः इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को। इसका निर्माण जो है वो ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा होता है। ग्लूकोज इकाइयों के बीच 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं के बीच में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ में यदि क्रिया करे तो ये गहरा लाल रंग देता है। ग्लाइकोजन का टेस्ट है ये कि यदि इसके अंदर थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया जाए तो ये गहरे लाल रंग का हो जाता है। स्टार्च पादपों का संग्रहित भोज्य पदार्थ जो है इसे स्टार्च कहते हैं। ये 2 प्रकार की पॉलीसेकेराइड इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है वो 1:4 के अनुपात में जो है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। एमाइलोज जो है एक असाखित श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इसमें 250 से 300 ग्लूकोज इकाइयाँ पाई जाती हैं जो अल्फा-1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एमाइलोपेक्टिन शाखान्वित श्रृंखला है। इसमें ग्लूकोज की 30 इकाइयाँ पाई जाती हैं। इकाइयों के बीच अल्फा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। शाखाओं के बीच 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं।
एमाइलोज आयोडीन के साथ नीला रंग प्रदान करता है और एमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है। इस प्रकार से ये स्टार्च। नेक्स्ट है आपके सेलुलोज। सेलुलोज जो है पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। डी ग्लूकोज का बहुलक होता है ये। कपास या कॉटन के तंतुओं में ये 90% तक पाया जाता है, यानी सेलुलोज की मात्रा जो कपास है इसमें 90% तक होती है। यह पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। मनुष्य व अन्य स्तनियों में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है व इनमें सेलुलोज पाचन की क्षमता भी नहीं होती है। कॉकरोच और फेरेटिमा में सेलुलोज के पाचन करने की क्षमता सेलुलेज एंजाइम के कारण होती है। दीमक में सेलुलोज का पाचन सहजीवी के द्वारा किया जाता है। दीमक में जो सहजीवी पाया जाता है उसका नाम ट्राइकोनिम्फा है, उसके द्वारा जो है ये सेलुलोज का पाचन करता है। इसके बाद में है इन्युलिन। इन्युलिन जो है डी फ्रक्टोज के द्वारा निर्मित होता है। ये पादप के सल्क कंदों में पाया जाता है। इसमें बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग पाई जाती है और इसका उपयोग GFR के मापन में किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मापन में किया जाता है। डेक्सट्रेंस। डेक्सट्रेंस जो है पॉलीसेकेराइड जीवाणु है ईस्ट में पाया जाता है। ये ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित शाखान्वित पॉलीसेकेराइड होता है। एगार। एगार जो है सल्फेट युक्त पॉलीसेकेराइड है। ये सल्फेटेड गैलेक्टेज इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। यह समुद्री शैवाल के अंदर मेराइन एल्गी में एगार प्रेजेंट होता है। मेनोज जो है ये कई इकाइयों के द्वारा मेनोज इकाइयों के द्वारा मिलकर बनता है। ये बैक्टीरिया ईस्ट मोल्ड्स में पाया जाता है। काइटिन। काइटिन जो है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। यह इकाइयाँ बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है और क्रस्टेशियन व इंसेक्टा के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमने ये होमोपॉलीसेकेराइड्स के कुछ उदाहरण देखे। अब हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब एक से अधिक प्रकार की इकाइयों के द्वारा पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है तो इसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला है हाइलुरोनिक अम्ल। यह डी गैलेक्टुरोनिक अम्ल और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमीन इकाइयों का बहुलक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि डी गैलेक्टुरोनिक अम्ल और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमीन इकाइयों का बहुलक होता है। एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं ये इकाइयाँ। यह नेत्रों के विट्रस ह्यूमर यानी काचाभ द्रव्य, संयोजी ऊतक, मैट्रिक्स, नाभि रज्जु या एम्बिलिकल कॉर्ड और जॉइंट्स में पाया जाता है। हाइलुरोनिक अम्ल। हाइलुरोनिक अम्ल स्तनधारी जो प्राणी हैं उनमें पाए जाने वाले अंडाणुओं के चारों ओर भी पाया जाता है, जिसके भेदन के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। इस क्रिया को एक्रोसोम क्रिया कहते हैं, जिसको आप जो है वो एम्ब्रियोलॉजी बुक के अंदर पढ़ते हो। कॉन्ड्रिन सल्फेट। कॉन्ड्रिन सल्फेट जो है ये कार्टिलेज, त्वचा, कॉर्निया, टेंडन्स, बोन्स में पाया जाता है। हिपेरिन। हिपेरिन पॉलीसेकेराइड जो है डी ग्लूकोरोनिक अम्ल और एन सल्फेट ग्लूकोज एमीन इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। यह इकाइयाँ एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं और यह एक एंटीकोगुलेंट है। इम्पॉर्टेंट है कि हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट होता है। पेक्टिन्स। ये सेब, नींबू आदि में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। ये गैलेक्टोज यूरोनिक अम्ल, गैलेक्टोज और एरेबिनोज द्वारा निर्मित होता है। गम्स एंड म्यूसिलेज। यह पौधों के संयोजी ऊतक में पाया जाता है। इनका निर्माण जो है गैलेक्टोज, यूरोनिक अम्ल और एरेबिनोज के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के हम यहाँ कार्य पढ़ रहे हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट।
या दूसरे जीवों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाविधियों के लिए किया जाता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इनके द्वारा जो कि हम भोजन के थ्रू लेते हैं उनसे ही जो है वो मिलती है। ये उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है भूख को शांत करने में सहायक होता है। संचित भोजन का मुख्य स्रोत है। यह भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन हेतु काम में नहीं लिया जाता है। यानी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों यदि उपस्थित है तो उनमें सर्वप्रथम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन का यूज होता है। इस कारण इसे संपूर्ण प्रोटीन को देह निर्माण या बॉडी बिल्डिंग हेतु काम में लिया जा सकता है। यानी प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ में आ जाता है। अधिकांश अनावश्यक एमिनो अम्लों का निर्माण कार्बोहाइड्रेट उपापचय के मध्यवर्ती उत्पादों के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।